हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो आज हम दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आइए दोस्तों, बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, कैंची किस भाषा का शब्द है? पहला सवाल है दोस्तों, कैंची किस भाषा का शब्द है? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये है हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की। तो दोस्तों, कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो दोस्तों, जिस शब्द का पहला अक्षर जो है संख्यावाचक होता है तो उसमें जो है द्विगु समास होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा द्विगु समास। त्रिफला में जो है द्विगु समास होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नलिन, रसाल, उत्पल, राजीव। तो दोस्तों, कमल का पर्यायवाची शब्द जो है रसाल नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। कमल का पर्यायवाची शब्द जो है रसाल नहीं है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मौन का विलोम शब्द क्या होगा? मौन का विलोम शब्द क्या होगा? मुखर, मौखिक, मयंक, विकार। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुखर। मौन का विलोम शब्द मुखर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, उर्वर का विलोम शब्द क्या है? उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कृष्ट, उत्तम, उत्तमरण, ऊसर, अतिवृष्टि। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऊसर हो जाएगा। उर्वर का विलोम शब्द ऊसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। सूर्यानी, सूर्या, सूर्यागी और सूर्य। तो दोस्तों, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग जो है सूर्या होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसे क्या कहते हैं? कुलटा, बांझ, अपरसूरता, विधवा। तो दोस्तों, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसे जो है बांझ कहा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। वह स्त्री जिसका कोई संतान ना हो तो उसे बांझ कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? 9, 10, 11, 12। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अस्थाई भावों की कुल संख्या जो है 11 होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है? इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों, पूछा जाता है बार बार परीक्षा में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारोपीय। हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। ये भी दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका देवनागरी में। हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। तो दोस्तों, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है खड़ी बोली है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों,
भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजभाषा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ये है 343 से अनुच्छेद 351 तक, अनुच्छेद 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, अनुच्छेद 334 से 153 तक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 343 से 351 तक भारतीय संविधान में जो है राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है दोस्तों बार बार। शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का, खा, या, रा, चा, छ और जा, और डी है टा और ड़ा। तो दोस्तों कंठ ध्वनियाँ जो है इसमें से कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका का और खा। का, खा, गा, घा, ये कंठ ध्वनियाँ होती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। कंठ ध्वनियाँ का और खा हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? गा, घा, जा, झा, डा, ढा और डी है पा और फा। तो दोस्तों स्थान के आधार पर जो है डा और ढा मूर्धन्य व्यंजन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। डा और ढा जो है मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका संधि। दो वर्णों के मेल को से होने वाले विकार को जो है संधि कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। समास, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रत्यय। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, प्रत्यय। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। संधि, समास, अव्यय, छंद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका समास। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को जो है समास कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद।
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों, रट लीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भाववाचक। चाल जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? भिन्नता, बुराई, मूर्खता, पशु। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पशु। जातिवाचक संज्ञा जो है हो जाएगा आपका पशु। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मतैक में कौन सी संधि है? मतैक में कौन सी संधि है? गुण, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। मतैक में जो है वृद्धि संधि होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, परवर का विलोम शब्द क्या है? परवर का विलोम शब्द क्या है? अंतिम, अवर, अप्रशस्त, प्रशस्त। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अवर। परवर का विलोम शब्द अवर होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। परवर का विलोम शब्द अवर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अंडे से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द होगा। अंडे से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? कुलज, कुलभ, अंडज, अन्वेषक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अंडज। अंडे से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द होगा अंडज। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रादेशिक भाषा का प्रमुख घटक है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रादेशिक भाषा का प्रमुख घटक है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और डी है सहराज भाषा अंग्रेजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्रभाषा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका समास। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली जो है इनमें से ब्रजभाषा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से ए है कुमुदनी, बी है कुमुदुनी, सी है कुमुदिनी और डी है कुमुदुनी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुमुदिनी। शुद्ध शब्द जो होगा वो कुमुदिनी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्रिया। कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों,
आविकारी शब्द होता है? आविकारी शब्द होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अव्यय। आविकारी शब्द जो है अव्यय होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? निम्न में शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे शब्द जो है क्रिया विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कर्मधारय। मृगनयनी में जो है कर्मधारय समास होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है? आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आँख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? आँख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी होना का अर्थ होगा आपका अप्रिय लगना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? गुण, अयाद, यण, दीर्घ। कई बार पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यण संधि। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यण संधि। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अनुरूप में जो है अव्ययी भाव समास होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा सही आपका। अगला सवाल है दोस्तों, सबय दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? सबय दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, समय पर ना पहुंचना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका समय परिवर्तनशील है। सबय दिन होत न एक समान, यानी जो है सब दिन एक समान नहीं होता है, तो समय हमेशा परिवर्तनशील है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से चंद्रकांता किसकी कृति है? निम्नलिखित में से चंद्रकांता किसकी कृति है, यानी चंद्रकांता के रचनाकार कौन है, लेखक? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बाबू देवकीनंद खत्री। चंद्रकांता जो है को लिखने वाले हैं बाबू देवकीनंद खत्री, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कागज के फूल किसकी रचना है? कागज के फूल जो है किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और डी है भारत भूषण अग्रवाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत भूषण अग्रवाल। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। प्रिय प्रवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध।
नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और डी है नागर अपभ्रंश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अर्धमागधी अपभ्रंश। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। यह है दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता होगा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।